नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपना खास कार्यक्रम न्यूज एट 10 लेकर आप सभी के सामने। तमाम ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर बनी रहेगी और अगले 1 घंटे में उन तमाम बड़ी और अहम खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फाजिलका और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में करेंगे जनसभाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मणिपुर में पार्टी घोषणा पत्र जारी करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मंजूर किया। प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर अब सभी के लिए शिक्षा होगा। 1037 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित परिव्यय वाली योजना में देश भर में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को किया जाएगा कवर। कोरोना संक्रमण की थमती रफ्तार के बीच हिमाचल प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थान आज फिर से खुले। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय आज से ऑफलाइन कक्षाएं दोबारा शुरू। कुछ कॉलेज हाइब्रिड मोड में कक्षाएं आयोजित। वहीं गुजरात में लगभग 2 वर्षों के बाद आंगनबाड़ी केंद्र, प्री स्कूल और किंडरगार्टन फिर से खुले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में बिहार विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा डिजिटल टीवी और बिहार विधानसभा पत्रिका भी करेंगे लॉन्च। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार देर शाम हुआ दर्दनाक हादसा। शादी की एक रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 2 बच्चों समेत 13 महिलाओं की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया गहरा दुख। देश में 316.06 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम। नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि रूस की ओर से तनाव घटाने का कोई संकेत नहीं। हालांकि रूस ने मौजूदा हालात पर नाटो के आकलन को खारिज किया। वहीं जर्मनी और अमेरिका ने यूक्रेन की स्थिति को बेहद गंभीर कहा। हालांकि दोनों देशों ने राजनयिक प्रयास जारी रखने के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान का स्वागत किया। बॉलीवुड के दिवंगत संगीतकार बप्पी लहरी का आज मुंबई के पवन हंस शमशान में किया जाएगा अंतिम संस्कार। बप्पी दा का कल मुंबई में 69 वर्ष की आयु में हो गया था निधन। और खेल की खबरों में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 श्रृंखला के पहले मैच में 6 विकेट से जीत हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू करने वाले लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रोहित, सूर्यकुमार और वेंकटेश ने मैच में किया शानदार प्रदर्शन। और आइए अब शुरुआत करते हैं। यूपी, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार अभियान जारी है। सभी दलों के नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में फाजिलका और यूपी में फतेहपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। और वहीं कांग्रेस ने भी पंजाब चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। वो कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी पंजाब में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनता से समर्थन मांगेंगी।
विक्रमजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे पंजाब का रुख करते हैं। विक्रमजीत, अगर हम देखें तो आज चुनावी रैलियां हैं, ऐसे में इन रैलियों को लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? और साथ ही साथ ये भी बताइए, क्योंकि अगर हम पंजाब की दृष्टि से देखें तो अब की बार पंजाब की जनता किस ओर इशारा कर रही है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं चुनावी रण को लेकर? देखिए, जनता का इशारा तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार की तैयारियां राजनीतिक दल कर रही हैं वो तमाम जमीनी स्तर पर दिख रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात करें तो उनकी तरफ से जो है 12 तारीख से लगातार जो है बम्पर रैलियां की जा रही है। तमाम केंद्रीय आला कमान जो है 12 तारीख से जो है पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी रैली है पंजाब के अंदर, तो ऐसे में वहीं पर अमित शाह जो है कल दूसरा दौरा था, चुनावी दौरा था। इसके अलावा राजनाथ सिंह भी आज पंजाब में है और नड्डा भी इससे पहले जो है पंजाब का दौरा कर चुके हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की चुनावी प्रभारी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पंजाब में दौरे कर रही है। तो कहीं ना कहीं पर क्योंकि पंजाब में कांग्रेस शासित राज्य है, निवर्तमान कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की जमीन जो है यहाँ पर जो है क्योंकि कई साल कांग्रेस ने राज किया तो काफी मजबूत मानी जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि जिस प्रकार की परिस्थितियां कांग्रेस के लिए बनकर पंजाब में आई है, तो कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ यहाँ पर मजबूत ही रखना चाहती है। तो ऐसे में केंद्रीय आला कमान अपना ध्यान जो है पंजाब की तरफ दे रहा है। वहीं केजरीवाल भी जो है पंजाब के लगातार दौरे कर रहे हैं, उनकी पत्नी ने भी यहाँ पर दौरे किए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी चुनावी बिसात बिछा रहे हैं, अपनी तरफ से जो है जनता से वादे कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास कर रहे हैं, अपने स्टार प्रचारकों की तरफ से जो है जनता से संवाद करवा रहे हैं। लेकिन निर्णय तो आखिर जनता को ही करना है। विक्रमजीत, कांग्रेस की जो हम बात कर रहे हैं, अगर स्थिति को थोड़ा और गौर से देखा जाए तो अभी हमने देखा है, क्योंकि जैसा कि साफ तौर पर नजर भी आता है कि अमृतसर के जो मेयर हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में सिद्धू के लिए ये कितना बड़ा झटका मानते हैं? देखिए, सिद्धू की जो सीट है वहां पर जो है विक्रम मजीठिया जो श्रोमणी अकाली दल के सुखबीर बादल है उनके रिश्तेदार हैं, वो चुनावी मैदान में है। तो विक्रम मजीठिया और सिद्धू का आपसी टक्कर है और काफी कड़ी टक्कर मानी जा रही है जिस सीट से सिद्धू चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के मेयर है उनका अगर आम आदमी पार्टी में और कुछ काउंसलर भी जो है शामिल हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर कांग्रेस जो है वो कमजोर होती हुई उस क्षेत्र में नजर आ रही है। लेकिन ये कोई पहला अवसर नहीं है जो कांग्रेस का कोई इस प्रकार के झटके मिल रहे हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले अश्विनी कुमार जो है कांग्रेस छोड़कर गए थे। उससे पहले बात करें अमरिंदर सिंह जो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं वो छोड़कर गए थे। अमरिंदर सिंह के छोड़ने के बाद एक ऐसा माना जा रहा था कि एक बहुत बड़ा जो है झटका कांग्रेस को लग सकता है। लेकिन केंद्रीय आला कमान और केंद्रीय स्तर के नेताओं ने जिस प्रकार का मैनेजमेंट किया, जो अमरिंदर सिंह के समर्थक थे वो अमरिंदर सिंह के साथ बहुत बड़ी संख्या में जिस प्रकार का उनका होल्ड था, क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो अमरिंदर सिंह के नाम पर ही कांग्रेस ने यहां पर चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में एक माना जा रहा था कि अगर अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर जाते हैं तो बहुत बड़ा एक वर्ग जो है कांग्रेस का वो अमरिंदर सिंह के साथ जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो है कांग्रेस ने वो मैनेज तो कर लिया, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस जो है संभालने में जुटी हुई है। लेकिन गाहे बगाहे जिस प्रकार से कांग्रेस की फूट की, कांग्रेस के झगड़े की चर्चाएं बाहर आती है, तो स्वाभाविक है कि उससे जनता को संदेश चुनावी समर में अच्छा नहीं जा रहा है। ऐसे में अगर हम कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसकी स्थिति क्या कहती है? क्योंकि लगातार कई बार ये बातें सामने आई हैं और तमाम विरोध भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि जिस तरह की बात कुमार विश्वास ने कही थी वो बात भी अपने आप में दरकिनार करने वाली नहीं है, क्योंकि वो बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब चुनाव होते हैं। देखिए, पिछले अगर चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है पंजाब के लिए कोई एक नई पार्टी है। उनके सांसद जरूर यहाँ से चुनकर आए हैं, पिछली बार नंबर 2 की पार्टी थी प्रदेश में, और लेकिन इस बार जो है उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भगवंत मान को बनाकर धुरी से चुनाव उनको लड़वा रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का पूरा तमाम प्रयास है कि वो जो है चुनावी समर में
बेहतर कर पाए, अपनी सरकार बना पाए, जैसे कि सभी राजनीतिक दलों का होता है, सरकार बनाने का लक्ष्य होता है। उसके लिए उनकी तरफ से प्रयास भी किए गए हैं। उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप भी लगे, जिस प्रकार से विपक्षी दल जो है, मतलब जो पंजाब में जो अस्थिरता फैलाने वाले ग्रुप माने जाते हैं, उनके साथ संबंध होने के आरोप भी पिछले चुनाव में भी लगे थे। अब वो बातें निकलकर फिर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार का पंजाब में शांति और भाईचारे की बात जो है तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो मुद्दा निकलकर सामने आया है, तो कहीं ना कहीं पर एक आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए डेंट हो सकता है। लेकिन बाकी अगर मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि ये जो मालवा का इलाका है, यहाँ आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छी पिछले बार विधानसभा चुनाव में सीटें जीती थी। तो ऐसे में अपना जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारने में पूरा जोर होगा। और इसके साथ द्वाबा और माझा का जो इलाका है, वहां पर भी किस प्रकार से परफॉर्मेंस दे सकती है आम आदमी पार्टी, इसके लिए प्रयास है। तो इसके लिए पार्टी ने एक और रणनीति बनाई कि ना केवल केजरीवाल को उतारा, बल्कि उनकी पत्नी को भी चुनावी मैदान में उतार कर एक इमोशनल टच देने की कोशिश की है। तो तमाम जो प्रयास जो है राजनीतिक दलों के द्वारा किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी तरफ से ये भी आरोप लगाया गया। एक व्यक्तिगत भगवंत मान पर निजी आरोप लगाया गया उनकी शिक्षा को लेकर। तो कहीं ना कहीं पर तमाम ऐसे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, और एक दूसरे के वोट कम हो या फिर जनता जो है अपने राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाया जाए, इसके तमाम प्रयास पंजाब में किए जा रहे हैं। जी विक्रम जी, एक आखिरी सवाल थोड़ा संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि आज रैली भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बीजेपी का फोकस क्या है पंजाब में? देखिए, इसके लिए बीजेपी ने जो है 11 पॉइंट का एजेंडा किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, तमाम ऐसे मुद्दे बताए। प्रधानमंत्री ने 2 रैलियां पठानकोट और इससे पहले जलंधर में एक रैली की थी, उसमें अपना विजन बताया कि किस प्रकार से वो पंजाब का विकास करना चाहते हैं, एक नवा पंजाब बनाना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। उसके लिए किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कर्ज से पंजाब को मुक्ति की जाएगी, किसानों का किस प्रकार से विकास होगा, सीमावर्ती जो गाँव है उनमें किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा, रोजगार युवाओं को दिया जाएगा, इसके अलावा टूरिज्म डेवलप किया जाएगा। तमाम ऐसे मुद्दे प्रधानमंत्री की तरफ से उठाए गए हैं, मैनिफेस्टो में रखे गए हैं, और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, लगातार जनसभाएं हो रही हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे, हम विक्रमजीत फिर से आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज उत्तर प्रदेश में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगी। वो कानपुर देहात में भाजपा चुनाव कार्यालय से जनसंपर्क प्रारंभ करेंगी। वहीं भाजपा नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज अपने चुनाव क्षेत्र करहल में जनसभाएं करेंगे। वो जनसंपर्क द्वारा भी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। और वहीं भाजपा आज मणिपुर के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इम्फाल में ये घोषणा पत्र जारी करेंगे। नड्डा आज इम्फाल में पार्टी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों से संवाद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। उनका मंगलवार आधी रात के करीब निधन हो गया था। सांता क्रूज के पवन हंस शमशान घाट पर बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले फिल्मी दुनिया से जुड़ी मशहूर हस्तियों ने बप्पी दा के अंतिम दर्शन किए। श्यामा मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। श्यामा, अगर हम देखें तो बेहद ही बड़ी क्षति पूरे देश के लिए, क्योंकि हमने जैसे लता मंगेशकर जी को देखा, उनको खोया, और उसके बाद अब बप्पी लहरी। ऐसे में अगर हम देखें तो जो कार्यक्रम है आज, क्योंकि आज उनकी अंतिम यात्रा भी है, क्या कार्यक्रम है, क्या शेड्यूल रहने वाला है?
जी देखिए गौरव, अब थोड़े देर पहले ही उनके पार्थिव शरीर को उनके घर से जो प्रोसेशन का ट्रक उनका सजाया गया था उसमें ले गए हैं और वो अभी पवन हंस जो क्रेमेटोरियम है वहां पर ले जा रहे हैं। कुछ ही समय में वो वहां पर पहुंचेंगे और सपरिवार पहुंचेंगे, क्योंकि जो उनका व्हीकल है, जो उनका ट्रक है जो सजाया हुआ है, उसमें जो परिवार के क्लोज वंस हैं वो वहां पर हैं। और जिसमें जब वो उनका पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाया गया था तब हमने देखा कि उनके बेटे कंधा दे रहे थे, और भी कई अन्य लोग थे, लेकिन उनकी बेटी वो काफी इनकंसोलेबल हो गई थी, और साथ ही जो उनकी बप्पी लहरी जी की पत्नी थी वो भी काफी इनकंसोलेबल थी। तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ से ले गए हैं उनके पार्थिव शरीर को। अभी अंतिम यात्रा जो है वो शुरू है पवन हंस की तरफ में, और लगभग कह सकते हैं कि आधे घंटे के करीब में अंतिम क्रिया जो है वो की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से क्षति हम बात कर रहे हैं, लता दीदी के बाद में बप्पी दा को हमने खोया है, जाहिर सी बात है जो म्यूजिक जगत है या फिल्म जगत है काफी बड़ी क्षति है उसके लिए, क्योंकि बप्पी दा ने एक नया जॉनर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था, और वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि डिस्को किंग कहा जाता था उन्हें, गोल्डन मैन कहा जाता था उन्हें। साथ ही कई सारे ऐसे अचीवमेंट्स उनके नाम पर हैं। हम कल पढ़ रहे थे, उनके पुराने इंटरव्यूज देख रहे थे, उसमें एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई थी कि उन्होंने 1986 में 33 मूवी में 180 से भी ज्यादा सॉन्ग्स उन्होंने रिकॉर्ड कराए थे, और उसका ये जो पूरा एक तरीके से रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है। तो कई सारे अचीवमेंट्स उनके नाम पे हैं, कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए वो जाने जाते हैं, पॉपुलर है वो, और सारा ये कंट्रीब्यूशन उनके ही नाम पर है। तो बहुत बड़ी क्षति है फिल्म जगत के लिए, म्यूजिक जगत के लिए, ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि बंगाल की भी बात करें, ओवरऑल हम देश की बात करें तो एक बहुत बड़ी क्षति है। गौरव बिल्कुल। श्यामा, अगर हम बात करें तो क्योंकि अंतिम यात्रा जैसा कि आप बता रही हैं, कौन कौन से ऐसे यहाँ पर जो फिल्म इंडस्ट्री से लोग हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि तमाम सारे ट्वीट्स भी आए और उसके बाद तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है, तो ऐसे में अगर हम देखें तो कौन कौन से बड़े हस्तियाँ यहाँ पर पहुँची और उन्होंने अंतिम दर्शन किए? देखिए, कल जो उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे लाया गया था, हम फिलहाल उनके घर पर ही हैं, बप्पी लहरी का ये लहरी हाउस है, तो कल उनके पार्थिव शरीर को घर पे लाया गया था और पूरे दिन पार्थिव शरीर को घर पे ही रखा गया था, क्योंकि उनके बेटे यहाँ पर नहीं थे, भारत में नहीं उपस्थित थे, उन्हें यूएस से आना था, तो इसीलिए ये जो सारा कार्यक्रम था वो दूसरे दिन पर यानी आज के दिन पर तय किया गया। साथ ही जब हम बात कर रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को घर पे रखा गया था, तब यानी कि कल के दिन पर काफी सारे जो फिल्मी हस्ती हैं या जो म्यूजिक जगत से जो बिलोंग करते हैं वो सारे लोग यहाँ पर आए थे, जिनमें हमने देखा तनुजा आई थी, काजोल आई थी, अलका याग्निक थी, अभिजीत भट्टाचार्य, जतिन पंडित थे, और ऐसे कई अन्य लोग थे जो यहाँ पर आए और अपनी आखिरी एक तरीके से विदाई उन्होंने दी। आज भी हमने सुबह में देखा कि कुछ लोग आए हुए थे, रूपाली गांगुली थी उनमें से एक, और कई सारे ऐसे लोग थे, लेकिन चूंकि ये समय 10 बजे का दिया गया था कि 10 बजे सुबह में किया जाएगा अंतिम संस्कार, तो आज के दिन पर घर पर काफी कम लोग हैं, जो ज्यादा लोग एक्सपेक्टेड हैं, फैंस की बात कर लीजिए या फिल्मी जगत, म्यूजिक जगत के लोग की बात कर लीजिए, वो एक्सपेक्टेड है कि वो क्रेमेटोरियम के पास में ज्यादा आएंगे और अपनी एक आखिरी अलविदा वहां पर वो आखिरी ट्रिब्यूट देंगे बप्पी जी को। बिल्कुल श्यामा, तो आप से हम आगे भी कनेक्ट करते रहेंगे, आप नज़र बनाकर रखिए, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण जो शख्सियत हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने लता दी को खोया और उसके बाद बप्पी दा, तो आप नज़र बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतु को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मंजूर किया है। इसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट 2021 से 22 में की गई घोषणाओं के साथ जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रौढ़ शिक्षा और जीवन भर के लिए विद्या प्राप्त करने के लिए सिफारिशें की है। बजट 2021 से 22 की घोषणा में संसाधनों से ज्यादा लाभान्वित होने, प्रौढ़ शिक्षा के समस्त पहलुओं के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू करने की बात कही गई थी। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता को लागू करना और बढ़ावा देना भी है। कोविड की बात करें तो देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 30,757 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 67,538 से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,32,918 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 98.03% है। और वहीं कोरोना महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण तेज गति से जारी है। देश में कोरोना रोधी टीके की अब तक कुल 174 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। आज सुबह 7 बजे तक की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार अब तक 174 करोड़ 24,36,000 से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण की थमती रफ्तार के बीच हिमाचल प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थान आज फिर से खुल गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामले बहुत कम सामने आ रहे हैं। कोरोना से उबरकर जिंदगी अब वापस पटरी पर लौट रही है। राज्य में आज से सभी शैक्षणिक संस्थान, जिम, सिनेमा हॉल दोबारा खोले जा रहे हैं। और वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो यहां दिल्ली विश्वविद्यालय आज से ऑफलाइन कक्षाएं दोबारा यहां पर शुरू हो गई हैं। कुछ कॉलेज हाइब्रिड मोड में कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। हालांकि छात्रों और शिक्षकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। डीडीएमए के निर्देश के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। We were not really studying, but yeah, we'll see. This is my first day, so I'm gonna have to, experience it for the first time to tell you, but I hope it goes well. After almost 2 years, I'm attending college for the first time. Online, it was a lot monotonous because we were not attending classes very duly, but in offline, we are so excited. All of my friends are waiting here for me, so it's gonna be an amazing experience. It's a great feeling, sir. मतलब first time आए हैं तो it got to be better, sir. आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में शादी की एक रस्म के दौरान हुए हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। जिले के नौरंगिया टोला गांव में स्लैब से ढके पुराने कुएं पर एक वैवाहिक रस्म अदा करने के लिए महिलाएं और बच्चे बैठे थे कि अचानक स्लैब टूट गया। इसकी वजह से दर्जनों लोग कुएं में जा गिरे। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। प्रशासन ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुशीनगर में हुई घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुए हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर व्यथित हूं। इस दर्दनाक हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शोक संदेश में कहा कि जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरंगिया स्कूल टोला की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। वहीं मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 से 22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार देश में 316.06 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में खाद्यान्न उत्पादन का लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है, जो किसानों को कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों के कुशल अनुसंधान और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत 4 वर्ष की आयु के उन बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान है जिन्हें मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाया जाता है। इसमें मोटरसाइकिल के लिए सुरक्षा प्रबंध और क्रैश हेलमेट का होना जरूरी होगा। इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी तय कर दी गई है। और जल जीवन मिशन ने देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध करवाकर इतिहास रचा है। कोविड महामारी और लॉकडाउन के बावजूद 2.5 साल की छोटी सी अवधि में 5 करोड़ 79 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया। इस समय गोवा, हरियाणा, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में गांव के हर घर में नल के पानी की आपूर्ति हो रही है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के नूंह जिले में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीणों ने एनीमिया, मधुमेह और उच्च रक्तचाप समेत कई तरह की जांच कराई। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक हरियाणा के नूंह जिले के संगैल गांव में बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS द्वारा ग्रामीणों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसमें मधुमेह, अनीमिया और उच्च रक्तचाप के अलावा शिविर के दौरान ग्रामीणों को निःशुल्क दवाई भी प्रदान की गई। BHEL के सहयोग से आयोजित ये शिविर स्थानीय लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जारी आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा है। I am happy that BHEL is partnering with Bisnoli Sarvodaya Gramodyog Seva Sansthan and organizing a free health camp at village Sangail, district Nuh, Haryana. Under the CSR initiative, the NGO has set up a fully equipped clinic to provide basic health services to village Sangail and the adjoining villages. And this health camp is focusing on non-communicable diseases and screening of anemia, diabetes, hypertension, and initiatives of this kind will greatly help enhance the health outreach. बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जो कि पिछले 2 दशकों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के कार्यों में कार्यरत है। अति पिछड़े गांव सांगेल में लगभग 1 वर्ष से जन आरोग्य केंद्र सफलतापूर्वक चला रही है। गौरतलब ये है कि यहाँ पे पिछले 1 वर्ष में 9,500 से भी अधिक लोगों को निःशुल्क डॉक्टरी जांच, निःशुल्क टेस्ट और निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं और यहाँ का स्वास्थ्य स्तर बेहतर बनाया गया है। इस मौके पर लक्षित समूहों, खासतौर पर महिलाओं के पोषण पर ध्यान देने के साथ विशेष स्वास्थ्य जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया। ग्रामीण इलाकों में आयोजित इस तरह के कार्यक्रम से लोग काफी उत्साहित हैं। नूंह जिले के संगेल में फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। कितना मिल रहा है ग्रामीणों को फायदा? हमारे साथ ग्रामीण है, कितना फायदा मिल पा रहा है ग्रामीणों को? देखिए, मैं बताऊं आपको, हमारा गांव संगेल लगभग 15-20 गांवों के 2 किलोमीटर के दायरे में जो इससे जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2020 में हमें अनूप जी के संपर्क में आए थे। यहाँ पे बहुत ही गरीबी है, लोगों को पैसे नहीं है कि वो अपने 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जाके अपना इलाज करा सके। लेकिन अनूप जी जब दिसंबर 2020 में हमारे पास आए, उन्होंने स्पेशल हमसे रिक्वेस्ट की यहाँ पे गांव में आके कि हम ऐसा कुछ करके मतलब एक हॉस्पिटल चलाना चाहते हैं, अगर आप लोग गांव वाले सहयोग करें। तो हमने बोला कि भाई गांव के लिए बहुत ज़रूरी है आप, और इन्होंने बार बार हमसे रिक्वेस्ट की, तो हमने अपना कैंप आयोजन करने के लिए अनुमति दी। दवा जो जितने भी जो दवा दे रहे हैं ना, ये वाकई में ही प्रशंसनीय काम कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा हो रही है और जो भी ये अस्पताल हमारे जो यहाँ आ रही है, हमें अब लल्लड़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी यहीं से सुविधा हो रही है और यहीं से फ़ायदा हो रहा है हमको। हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता इसके लिए।
फ्री दवाई मिलती है और हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। यहाँ सभी दवाई मिल जाती हैं, जो भी बच्चे की हैं, सभी प्रेग्नेंट महिला की सबकी मिलती है यहाँ पे। गौरतलब है कि अप्रैल 2021 में शुरू किए गए इस स्वास्थ्य आउटरीच कार्यक्रम ने संगैल और आसपास के गांवों के करीब 9,500 से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया है। इसे जिला प्रशासन और नीति आयोग ने भी विशेष रूप से सराहा है। इस तरह के जन आरोग्य केंद्र और हेल्थ कैंप को लेकर ग्रामीण काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उत्साहित वो इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अब दवाई के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ ग्रीस निशाना, डीडी न्यूज, नूह, हरियाणा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख धारावाहिकों की झलकियों पर। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आज फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। तो चलिए दूरदर्शन की खास प्रस्तुति पोरस की बात करते हैं। सबसे पहले आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि मसवृद्धि सफलीति के युद्ध में न होने पर मिस्टोनिया का बेटा कहता है कि एक अच्छा मौका है खुद को साबित करने का, क्योंकि अगर वो युद्ध में होता तो सल्तनत पर फतेह पाना एक नामुमकिन सा ख्वाब हो जाता। जिसे दुनिया जीतनी हो उसे नामुमकिन को मुमकिन करना तो आता ही होगा ना मशवर्दी। शाह फिलिप का यहाँ ना होना हमारे लिए एक मौका है यह साबित कर देने का कि मैसेडोनिया के बेटों के रहते उस पर फतेह पाना एक नामुमकिन ख्वाब है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और अब दूरदर्शन की खास प्रस्तुति बालकृष्ण की बात करते हैं। इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि तृणावर्त सोचता है कि गौ को बचाने के लिए कृष्ण उसके पीछे आएगा, तब वो कृष्ण का भक्षक बनेगा और गौ का रक्षक बनेगा। अब बालकृष्ण अपनी नटखट लीलाओं से कैसे करते हैं युद्ध राक्षस के साथ। ये क्या? इस मायावी शक्ति से मैं निर्बल होता जा रहा हूँ। तुम्हारे पास केवल दो मार्ग हैं, या तो कृष्ण को समाप्त करो या फिर मैं अभी और इसी क्षण तुम्हें समाप्त कर दूं। एक एक गैया के पीछे पीछे वो कृष्ण मेरे चक्रव्यूह तक पहुंच ही जाएगा। गौ का रक्षक अब बनूंगा मैं उसका। ये जानने के लिए देखिए बालकृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप इन धारावाहिकों का उठाइए आनंद और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतू को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों से भी आपको रूबरू करवा दें। यूक्रेन सीमा से रूस के सैनिक हटने के दावे को नाटो प्रमुख ने खारिज कर दिया है। ब्रसेल्स में पत्रकारों से बात करते हुए नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि रूस की ओर से तनाव घटाने का कोई संकेत नहीं है। वहीं नाटो प्रमुख ने कहा कि एक ओर मॉस्को सेना हटाने की बात कह रहा है, वहीं यूक्रेन के चारों ओर रूसी सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। नाटो प्रमुख ने संकट के समाधान के लिए बातचीत करने की राष्ट्रपति पुतिन की इच्छा पर सवाल उठाया। और वहीं दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना संक्रमण के 41 करोड़ 78 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 58,66,000 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 7 करोड़ 98 लाख मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 9,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं यूरोपीय देशों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। फ्रांस में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 19 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं ब्रिटेन में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 84 लाख से ज्यादा हो चुकी है। रूस में 1 करोड़ 46 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और जर्मनी में 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। संगठन ने कहा है कि नए मामलों में कमी की वजह से कम जांच भी हो सकती है। ध्यान रहे कि कई देशों ने नए मामलों में कमी को देखते हुए कोरोना संबंधी प्रतिबंधों में ढील दी है। अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि अमेरिका के लिए अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटने का समय है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बावजूद जीवन को धीरे धीरे सामान्य पटरी पर लाना है। उन्होंने कहा है कि 3 वर्षों से अमेरिकी राज्य संक्रमण से लोगों को बचाने और सामान्य जीवन की बहाली की चुनौती का सामना कर रहा है। खेल की खबरों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 157 रन बनाए थे। निकोलस पूरन ने 43 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली। इसके अलावा काइल मायर्स ने 31 रन और कप्तान पोलार्ड ने 24 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं जवाब में भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट गंवाकर वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 19 गेंदों पर 40 रन की तूफानी पारी खेली। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव 18 गेंदों पर 34 रन और वेंकटेश अय्यर 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू कर रहे लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी ने बेंगलुरु ओपन 2 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। साकेत और रामकुमार ने हमवतन युकी भांबरी और दिविज शरण की जोड़ी को प्री क्वार्टर फाइनल में सीधे सेटों में 6-1, 7-5 से हराया। वहीं वाइल्ड कार्डधारी प्रज्वल देव और निकी पोनूचा ने बेहतर रैंकिंग वाले कनाडा के स्टीवन डेज और जापान के रियो नोगुची को 6-2, 6-4 से मात दी, जबकि अर्जुन खाड़े और ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर एरलेर ने रूस के बोगडान बोवरेव और चेक गणराज्य के डोमिनिक पालान को 6-0, 6-3 से हराया। देश के समृद्ध खेल इतिहास के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने और फिटनेस के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई फिट इंडिया क्विज का इन दिनों राज्य स्तरीय चरण आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को चंडीगढ़ में सेमीफाइनल आयोजित हुए। पहले सेमीफाइनल में KBDAV सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल ने पहला और सेमीफाइनल 2 में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री द्वारा देश को दिए गए फिटनेस के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने और फिटनेस, खेल, खिलाड़ी और इसके इतिहास से जुड़े तमाम बिंदुओं को रोचक तरीके से क्विज के जरिए सामने रखने के प्लेटफॉर्म फिट इंडिया क्विज का इन दिनों राज्य स्तरीय चरण जारी है। 10 फरवरी से शुरू हुए इस चरण में अलग अलग राज्यों में सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं।
मंगलवार को चंडीगढ़ में 2 सेमीफाइनल आयोजित किए गए। सेमीफाइनल 1 में भवन विद्यालय चंडीगढ़, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, शिशु निकेतन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और केवी डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल ने हिस्सा लिया। इसमें केवी डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल ने सभी को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल करने में सफलता पाई। वहीं भवन विद्यालय चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। राज्य स्तरीय चरण में चंडीगढ़ में आयोजित हुए सेमीफाइनल 2 में 4 स्कूलों ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुरुकुल ग्लोबल स्कूल, सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हाई स्कूल के बीच अगले दौर में पहुंचने के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। इसमें गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने सबसे ज्यादा सही जवाब देकर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं गुरुकुल ग्लोबल स्कूल ने दूसरा स्थान हासिल करने में सफलता हासिल की। फिट इंडिया क्विज सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। क्विज का मुख्य उद्देश्य देश के समृद्ध खेल इतिहास के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें देश के सदियों पुरानी स्वदेशी खेलों और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल नायकों के बारे में जागरूक करना है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 स्कूल टीमों के विजेता इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रीय दौर में जगह बनाएंगे। क्विज की पुरस्कार राशि 3.25 करोड़ है, जो क्विज के विभिन्न चरणों में विजेता स्कूलों और छात्रों को दी जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलों से जुड़े 398 प्रशिक्षकों को रोजगार के प्रस्ताव दिए हैं। इनमें कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। 398 में से 101 प्रशिक्षक सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों से प्रतिनियुक्ति पर जुड़ रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि उच्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले और पदक जीतने वाले कई पूर्व एथलीट्स ने इन पदों के लिए आवेदन किया है और उनका चयन किया गया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की खिलाड़ी उनकी जोड़ीदार लूसी हर्डेका दुबई टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सानिया मिर्जा और लूसी हर्डेका ने WTA 500 टूर्नामेंट के महिलाओं के प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चान हाओ चिंग और नीदरलैंड की दुनिया के 12वें नंबर की खिलाड़ी डेमी शूर्स को 7-6, 5-7, 11-9 से मात दी। सानिया और हर्डेका को इस टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। WTA 500 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला जापान की शुको आयोमा और सर्बिया की एलेक्जेंड्रा क्रूनिस से होगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। दूरदर्शन नेशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे आप देखते हैं धारावाहिक कोरस। कभी छूट जाए आपका कोई एपिसोड तो बिल्कुल न कीजिए फिक्र, देखिए कोरस के पूरे हफ्ते के एपिसोड्स बैक टू बैक हर शनिवार शाम 8:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन नेशनल। मैंने भी ये सब मतलब फेस किया है कि लड़की है तो वो लड़की नहीं कर सकती, वो चीज़ हमको दिखाने थे कि हम कर सकते हैं। मुझे उसी टाइम कुछ नहीं सोचा था, बस मुझे ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग जाना है, प्रॉपर ट्रेनिंग हर दिन मुझे करना है, मिस कभी नहीं होना चाहिए। सब बोलते हैं लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं कर सकती, अभी चेंज हो गया है, लड़कियां बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ये आने वाले 24 पेरिस में मैं जो सिल्वर है उसको जरूर मैं गोल्ड में बदलने के लिए पूरा कोशिश कर रही हूँ। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में जलाशयों का उन्हें प्रयोग में लाया जा रहा है। सर्दियों में हॉकी रिंग के रूप में प्रयोग में लाने के लिए प्रदेश में स्थित कुल 24 जलाशयों को नया रूप दिया गया है। लद्दाख में सर्दियां बेहद ठंडी होती हैं और तापमान 0 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। यह सर्द मौसम बाहरी खेलों जैसे आइस हॉकी और आइस स्केटिंग के लिए आदर्श है। हालांकि इन खेलों के लिए विशेष रूप से तैयार बर्फ की सतह और उपकरणों की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ वर्षों में लद्दाख से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आइस हॉकी खिलाड़ी निकलकर सामने आए हैं। इसके बावजूद लद्दाख में इन खेलों का विकास धीमा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में यहाँ कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। लद्दाख में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शीतकालीन खेलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग कारगिल ने जिले भर में 24 मौजूदा जलाशयों को नया रूप दिया है। इन जलाशयों की खास बात यह है कि ये जलाशय गर्मियों में पानी उपलब्ध कराते रहेंगे और सर्दियों में आइस स्केटिंग और आइस हॉकी रिंग के रूप में भी काम करेंगे। लास्ट ईयर जितने भी ज़नस्कार में जो आइस हॉकी गेम्स हो गए वो एमजी नरेगा के बनाए हुए थे और अदर स्कीम्स को जैसे आपने अभी कहा कि जैसे एसडीपी हमारे यूटी लद्दाख बनने के बाद एसडीपी में या स्टेट सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस हुआ, तो हमने ये कोशिश किया कि हम लद्दाख हिली एरियाज़ में रहता है, हमारा हर किसी गांव में हर मोहल्ले में कोई टैंक ट्रेडिशनल टैंक होता है, तो हमने ये कोशिश किया कि इनोवेटिव आइडियाज़ को एडॉप्ट करने की कि हमारे टैंक को हम कैसे इसको बढ़िया तरीके से बनाया जाए और इसको हम एग्रीकल्चर पर्पस एज वेल एज विंटर की 2 महीने के लिए हम इसको आइस हॉकी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सिंचाई के लिए प्रयोग में आने वाले इन जलाशयों का जीर्णोद्धार इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि इन्हें सर्दियों के दौरान आइस हॉकी और आइस स्केटिंग रिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सके और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा को निखारा जा सके। इतना ही नहीं, शीतकालीन खेलों के जमीनी स्तर पर विकास के लिए LAHDC कारगिल वित्तीय सहायता देने के लिए भी तैयार है। वहीं जिला युवा सेवा एवं खेल ग्रामीण विकास जैसे विभाग जमीनी स्तर पर सक्रियता से काम कर रहे हैं। साथ ही खेलों को सब्सिडी घटक के तहत लाने की कोशिश भी की जा रही है ताकि खिलाड़ियों को रियायती दर पर महंगे उपकरण मुहैया कराए जा सकें। कुछ महीनों से ये लोग कोचिंग दे रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है कि जो यूथ सर्वेंट सपोर्ट के माध्यम से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो गांव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वो आज इसकी यूटिलिटी में है, यूज़ में है। इसका शूर जो है ना, जो ये इस खेल की तरफ या इस सपोर्ट की तरफ लोगों का शूर पिछले 2-4 सालों से ही हुआ। अभी गाँव पूरे सब डिविजनल लेवल पे विंटर स्पोर्ट एसोसिएशन भी बना हुआ है, चाहे वो ज़ांस्कार में हो, द्रास में हो, करगिल के हेडक्वार्टर में भी बना हुआ है। वो सिर्फ आइस स्केटिंग और स्नो स्की को लेके काम करते हैं। साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख प्रदेश में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद से उम्मीद जगी है कि लद्दाख जल्द ही आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे अन्य शीतकालीन खेलों के लिए एक पावर हाउस के रूप में उभरेगा। अधिकारियों का मानना है कि इस क्षेत्र में शीतकालीन खेल गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है। लद्दाख यूटी बना है तब से हमारे डिपार्टमेंट ने लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का अज़्म किया है। तो इसी मकसद को लेकर हमारे यहाँ एसडीपी के अंडर पूरे 15 के 15 ब्लॉक्स हेडक्वार्टर में ये पॉइंट्स आइस हॉकी बनाने के लिए फंड्स मुहैया किया गया और ये तकरीबन कंस्ट्रक्शन भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया। तो इसमें हमने बच्चों को
प्रैक्टिस करने के लिए इक्विपमेंट्स भी इनको दे दिया है। लद्दाख जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए पुनर्निर्मित जल भंडार अब अधिक कुशल हैं। विकास प्राधिकरण स्थानीय युवाओं के बीच शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय कोच नजीर हुसैन ने जलाशयों को सर्दियों में आइस हॉकी रिंग के रूप में तैयार किए जाने को लेकर सरकार का आभार व्यक्त किया है। ये जो रिंग है ये मल्टीपर्पज़ रिंग है, तो इसमें जितने भी बच्चे हैं वो सब वॉलेंटियर आता है। मैं खुद भी यहाँ पे वॉलेंटियरली हम अपने गांव के बच्चों को सिखाता हूँ। और अभी हमारे पास लगभग 50 बच्चे हैं, छोटे बच्चे से लेकर लड़कियाँ से लेके और मेरे उम्र के भी लड़के यहाँ पे सब लोग नए हैं। जितने भी बच्चे हैं यहाँ 50 बच्चे जो मेरे पास अभी तक है, सारे 50 के 50 बच्चे जो है इस साल अभी 2 महीने में ही तैयार हुए। देश में खेलों के विकास के साथ साथ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और उनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए देश के हर क्षेत्र में सरकार कई प्रयोग कर रही है। सरकार के इस प्रयास का आम जनमानस पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसकी बानगी हम लद्दाख के इस आइस स्केटिंग रिंग में देख सकते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं आजादी के सफर की। स्वतंत्रता संग्राम की गाथा के आज के संस्करण में हम महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन की गांधी इरविन समझौता के लिए मुलाकात का जिक्र करेंगे। साथ ही हम स्वतंत्रता सेनानी रानी गैरिनलियू, पेरिन बेन कैप्टन और चांद मियां को भी श्रद्धांजलि देंगे। आइए डालते हैं एक नजर। 17 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड इरविन से वायसरॉय के आवास पर मुलाकात की। उन्होंने गांधी जी को चाय की पेशकश की, लेकिन उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया और कहा कि वो एक गिलास नींबू पानी लेना पसंद करेंगे। बताते हैं कि गांधी जी तभी दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह के कारण गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल से छूटे थे, इसलिए वे नमक की पुड़िया साथ लेकर गए थे और नींबू पानी में उन्होंने अपना बनाया हुआ नमक ही डाला था। भव्य वायसराय हाउस में सादे कपड़ों में लिपटे गांधी जी की तस्वीरें देखकर लंदन में कई महत्वपूर्ण लोग भड़क गए। विंस्टन चर्चिल ने सविनय अवज्ञा के उग्र अभियान का संचालन कर रहे इस देशद्रोही फकीर का वाइस रेगल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ना चिंताजनक है। गांधी जी और वायसराय इरविन 5 मार्च 1931 तक 8 बार मिले और अंततः गांधी इरविन समझौता हुआ। हम नगा आध्यात्मिक और स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदनल्यू को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 17 फरवरी 1993 को हुई थी। रोंगमई जनजाति की युवा महिला गाइदनल्यू ने मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी गाइदनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के वर्तमान तामेंगलोंग जिले में हुआ था। 1927 में 13 साल की उम्र में गाइदनल्यू अपने भाई हैपो जादोनांग के साथ हेराका आंदोलन में शामिल हो गईं। इस आंदोलन का उद्देश्य नगा जनजातीय धर्म को पुनर्जीवित करना और ब्रिटिश शासन को समाप्त कर नगा लोगों के शासन की स्थापना करना था। 1932 में सिर्फ 16 साल की आयु में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1932 और 1947 के बीच इस नगा स्वतंत्रता सेनानी को पूर्वोत्तर भारत की कई जेलों में रखा गया था। 1947 में रिहा होने के बाद गाइदनल्यू ने समुदाय की भलाई के लिए काम करना जारी रखा। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ियों की बेटी के रूप में वर्णित किया और उनके साहस के लिए उन्हें रानी की उपाधि दी। 1982 में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। हम महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता पेरिन बेन कैप्टन को भी याद करते हैं, जो प्रसिद्ध भारतीय बुद्धिजीवी और नेता दादा भाई नौरोजी की पूती थीं।
पेरिन बेन का जन्म 12 अक्टूबर 1888 को कच्छ जिले में हुआ था। उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। पेरिस में रहते हुए वो भीकाजी कामा के संपर्क में आईं और राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1911 में वो भारत आईं। वे महात्मा गांधी से मिली और उनके आदर्शों से काफी प्रभावित हुईं। 1919 तक उन्होंने गांधी जी के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1920 में वो स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गईं और खादी पहनना शुरू कर दिया। 1921 में उन्होंने राष्ट्रीय स्त्री सभा की स्थापना में सहायता की, जो गांधीवादी आदर्शों पर आधारित एक महिला संगठन था। पेरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कई परिषदों में कार्य किया। वे 1930 में बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1930 के दशक में जब गांधी सेवा सेना का पुनर्गठन किया गया तो उन्हें इसकी मानद महासचिव बनाया गया। 1958 में मृत्यु तक वे इस पद पर रहीं। हम त्रिपुरा के स्वतंत्रता सेनानी चांद मियां को भी याद करते हैं। 17 फरवरी 1932 को लगभग 15,000 किसान ब्रिटिश आदेशों की अवहेलना करते हुए किसान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। अशांति को भांपते हुए पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाईं और चांद मियां की इसी में मौत हो गई। हम इस महान शहीद को सलाम करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।